नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दमदार और मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर मथुरा से, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। पांटून ब्रिज से टकराकर एक स्टीमर बोट पलट गई और इस हादसे में कुल 10 लोगों की मौत हो गई है और करीब 15 श्रद्धालुओं का सफल रेस्क्यू किया गया है। नाव में सवार सभी लोग पंजाब से आए श्रद्धालु थे, जो कि वृंदावन से देवराहा बाबा मठ की ओर जा रहे थे। पुलिस और प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची, राहत बचाव का कार्य शुरू किया। लिए हम सभी को दुख है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, तुरंत मुझे निर्देश दिए गए, इसलिए मैं यहाँ आके, प्रशासन हमारा पूरा लगा हुआ है। मिलिट्री के जवान लगे हुए हैं, गोताखोर लगे हुए हैं, एक कहीं कोई और व्यक्ति तो नहीं है। मंत्री जी, बताया जा रहा है कि पॉन्टून पुल जो है उसकी मरम्मत का काम चल रहा था, नाव स्टीमर उससे टकराया है, रस्सी से उसका जो पंखा था वो अटका है। हम इसकी मजिस्ट्रेटी जांच कराएंगे, जो भी तथ्य होंगे वो सामने आएंगे। सर, अभी कब तक चलेगा रेस्क्यू, कितने देर में? अब देखिए, जब तक या तो वो लोग ये बता दें कि वो हम 28 ही थे, या तो वो बता दें, और नहीं, या फिर हम संतुष्ट हो जाएं कि भाई अब कोई नहीं है, तब तक रेस्क्यू कराना है। तो पंजाब से आया था ये श्रद्धालुओं का दल और श्रद्धालुओं की ये नाव यमुना में पलट गई। 10 लोगों की मौत हो गई है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। बड़ा हादसा हो गया है। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान भी लिया है। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ गई हैं। तो घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। फिलहाल प्रशासन की टीम हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। ये जो हादसा हुआ है, कुल 10 लोगों की मौत हुई है, 15 श्रद्धालुओं का सफल रेस्क्यू किया गया है। नाव में सवार सभी लोग पंजाब से आए हुए श्रद्धालु थे, जो कि वृंदावन से देवराहा बाबा मठ की ओर जा रहे थे। पुलिस और प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची, राहत बचाव का कार्य शुरू किया गया। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर दुख जताया है। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की गई है। फिलहाल प्रशासन की टीम हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। वृंदावन में आज एक दर्दनाक हादसा उस समय हो गया जब पंजाब अम्बाला से आए हुए श्रद्धालुओं का एक दल वृंदावन में स्टीमर में केसी घाट पर इसी जगह पर बोटिंग कर रहा था। उसी दौरान ये आप देख सकते हैं जो सामने पॉन्टून पुल है, इस पॉन्टून पुल से ऐसा बताया जा रहा है, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इस पॉन्टून पुल में जो है जो स्टीमर था उसकी जो ये रस्सी है उसका जो पंख था वो यहाँ पर फंसा था, जिसके बाद जो स्टीमर था वो पूरी तरीके से पलट गया। पलटने के साथ ही मौके पर चीख पुकार मच गई और जैसा बताया जा रहा है कि स्टीमर में 25 से अधिक श्रद्धालु सवार थे, जो पंजाब अम्बाला से मथुरा वृंदावन दर्शन करने के लिए आए थे। तभी ये हादसा हो गया है। हादसे के तुरंत बाद जो स्थानीय गोताखोर थे उनकी मदद से और जो स्थानीय पुलिस थी उसकी मदद से करीब 15 से अधिक श्रद्धालुओं को भी निकाला जा चुका है। वहीं इस हादसे में बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। क्या कुछ अब तक कार्रवाई हुई है और जो सीएम मुख्यमंत्री जी ने घटना का संज्ञान लिया है, क्या कुछ निर्देश दिए? जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही दुखद हादसा है। जो बोट पे पब्लिक जा रही थी, श्रद्धालु जा रहे थे बोट पर, और किसी कारण बोट जो है पेंटून ब्रिज से टकराई और उसके कारण जो है पलट गई और ये हादसा हुआ। इसमें रेस्क्यू ऑपरेशंस जो पुलिस की टीम के द्वारा के निर्देशन में हुआ वो बहुत ही त्वरित गति से हुआ। इसमें एसडीआरएफ और लोकल पुलिस और सभी गोताखोरों को, पीएसी को, सबको इसमें लगाया गया और अभियान अभी भी जारी है। इसमें अभी की स्थिति ये है कि हमने करीब जो ज्ञात हुआ है करीब 25 से 27 व्यक्ति बोट पर सवार थे। एग्जैक्ट नंबर अभी नोन नहीं है, परंतु एस्टिमेटेड 25 से 27 लोग हैं, जिसमें से 13 व्यक्तियों को बचा लिया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन में और 10 लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में मृत पाए गए हैं, जिनमें से 6 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। अभी 3-4 व्यक्ति उनके लिए तलाश जारी है।
तो हम ये अभियान को जारी रखते हुए इसके अपडेट आपको आगे देंगे। पर इसमें यही कहना चाहूँगी कि ये हादसा एकदम दुखद हादसा है, जिसका संज्ञान प्रदेश सरकार ने लिया है और निर्देश रहे हैं कि सभी उच्च पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हों, मौके पर पहुँचे और रेस्क्यू ऑपरेशन को अपने स्तर से निर्देशित करें, जो कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। तो मथुरा में नाव हादसा हुआ, 10 लोगों की मौत हो गई है, 15 लोगों को बचाया गया है। मुख्यमंत्री ने भी इस हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है। ये श्रद्धालुओं का दल पंजाब से आया हुआ था, जिनके साथ यह हादसा हो गया। यमुना में पलट गई श्रद्धालुओं की नाव। अब मामले को लेकर जांच चल रही है कि हादसे के पीछे क्या कारण रहे। मजिस्ट्रेट जांच इसकी की जाएगी, मुख्यमंत्री ने भी निर्देशित कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको मथुरा से दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी हादसे को लेकर संज्ञान ले चुके हैं। थे और इसमें पूरा हम लोग 27 लोग अब तक रेस्क्यू किए गए हैं, जिसमें 10 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई, बाकी सभी लोग स्वस्थ हैं। बाकी कितने लोग बचे हैं, उनके परिवारीजन भी जो बचे हैं अभी एग्जैक्ट संख्या नहीं बता पा रहे हैं। बट भारतीय सेना की पूरी टीम, NDRF की पूरी टीम, लगभग 100 से अधिक लोकल गोताखोर सब लग कर के राहत बचाव कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत शीघ्र ही ये हम लोग पूरा रेस्क्यू कर लेंगे और मतलब जितने लोग आए थे उनका हम लोग संख्या गिन लेंगे। टोटल 132 लोग आए थे लुधियाना से और ये 2 नाव में थे। एक नाव का दुर्घटना हुआ है और वो लोग अभी ये एग्जैक्ट बताने की स्थिति में नहीं कि उस नाव में कितने लोग थे। जिस तरह से सर देखा जा रहा है, अभी तक क्या इसकी कोई जांच होगी? इसकी आपको मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लिया है? देखिए, बिल्कुल इसकी जांच कराई जाएगी, जांच तो होगी। इसके अलावा देखिए, माननीय मुख्यमंत्री आगरा में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया। सड़क पर चलते हुए एक शख्स को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा थाना सिकंदरा क्षेत्र के पश्चिमपुरी रोड पर हुआ है, जहां पर 40 साल का शख्स पैदल जा रहा था। तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और वो घसीटते हुए सड़क के किनारे खड़ी कार से जा टकराए। हादसा इतना भीषण था कि कपिल की मौके पर ही मौत हो गई है। पूरी घटना सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हो गई। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फुटेज के आधार पर आरोपी ड्राइवर की तलाश की जा रही है। प्रतापगढ़ सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर पलटती हुई नजर आ रही है। हादसे में परिवार की 2 महिलाओं की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि पति पत्नी घायल हो गए हैं, जिन्हें कौशाम्बी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पूरा परिवार कोलकाता से दिल्ली कार से जा रहा था। यह हादसा हाथीगवा थाना क्षेत्र के जहानाबाद फ्लाईओवर के पास हुआ था, जिसका वीडियो भी अब सामने आ गया है। रामपुर में पुलिस ने क्राइम ब्रांच के फर्जी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी फरहान और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक फरहान पुलिस की वर्दी पहनकर वसूली करता था। वो लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश करता था। दरअसल 8 अप्रैल को NDPS एक्ट में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी फरहान ने इन आरोपियों में से एक मुन्ना की पत्नी से केस से बचाने के नाम पर 10 लाख रुपए मांगे थे। फरहान ने उससे 5,50,000 रुपए वसूले। आरोपियों से 4,57,000 रुपए और पुलिस की वर्दी बरामद कर ली गई है। को NDPS एक्ट के तहत 4 अभियुक्तों पर कार्रवाई की गई थी। गिरफ्तारी से बचाने के नाम पर अभियुक्त फरहान के द्वारा 5,50,000 की वसूली गिरफ्तार अभियुक्त मुन्ना के परिजनों से की गई थी। इस पर तत्काल टीमें गठित करते हुए इसकी पहचान करते हुए इसको गिरफ्तार किया गया है। ये अपने आप को क्राइम ब्रांच का पुलिसकर्मी बताता था और इस तरह की अवैध वसूली करता था। अभियुक्तों से
रोहिंग्या और बांग्लादेशी महिलाओं, पुरुषों, बच्चों की अवैध ट्रैफिकिंग के दोषियों को सजा सुनाई गई है। स्पेशल एटीएस कोर्ट ने मामले में 9 दोषियों को सजा सुनाई है। इनमें 5 रोहिंग्या, 3 बांग्लादेशी और 1 भारतीय नागरिक है। कई बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं को 8-8 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं कुछ को 7-7 साल की सजा मिली है। यूपी एटीएस को भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस सिंडिकेट की जानकारी मिली थी। ये सिंडिकेट म्यांमार के रोहिंग्या और बांग्लादेशी महिलाओं, पुरुषों, बच्चों को धोखाधड़ी से शोषण के लिए अवैध रूप से मानव तस्करी कर भारत लाते थे। एटीएस में आरोपी नूर मोहम्मद का मोबाइल सर्विलांस पर लगाया गया तो पूरे सिंडिकेट का खुलासा हुआ। हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार चाचा और भतीजे की मौत हो गई है। दरवेशपुर निवासी संजेश और उसके भतीजे शिवम कुमार को कुंदौली गांव के पास एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। गंभीर रूप से घायल दोनों लोगों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। संजेश और शिवम कुमार दर्जी के यहां पर अपने कपड़े लेने जा रहे थे, तभी यहां पर हादसा हो जाता है। संजेश की शादी पिछले साल 5 जून को हुई थी। बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज की खबर। इरफान हत्याकांड में 3 दिन के बाद भी मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से अभी दूर है। पुलिस ने रेकी करने वाले एक आरोपी समेत एक अन्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ शुरू कर दी गई है। इस हत्याकांड में परिजनों ने अतीक अहमद के गुर्गे और हिस्ट्री शीटर आसिफ दुर्रानी और उसके भाई राशिद दुर्रानी को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। आसिफ दुर्रानी के खिलाफ 24 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन अभी भी वो पुलिस की पकड़ से दूर है। इस हत्याकांड के बाद मोहम्मद इरफान का परिवार डरा और सहमा हुआ है। घर के सामने उसकी बहन का घर है। यहाँ पे वो गायगसी का काम करवाता था, तो प्रशासन के द्वारा उसकी यहाँ पे रेड डाली गई। उसकी गौकशी को वहाँ रंगे हाथ पकड़ा गया। उसके नाम एफआईआर भी दर्ज हुई। करेली थाने में भी मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज है। उसके बाद उसने कुछ दिनों के बाद ये बोला कि इरफान ने मुखबिरी की कि हम गाय कटवा रहे थे, हमारा धंधा बंद करवा दिया। इसी को लेकर रंजिश रखता था। तो इस बात से पहली रंजिश उससे शुरुआत हुई। उसके बाद उसने हमारे वालिद से राइफल मांगी कि अपनी राइफल हमको दे दो, तो हमारे वालिद ने कहा हम तुमको नहीं देंगे। लाइसेंसी राइफल जी, लाइसेंसी राइफल थी, तो उन्होंने नहीं दिया उसको उन्होंने उठा के जमा कर दिया। तो उस बात से उसको भी खलिश थी कि इन्होंने हमको असलहा नहीं दिया। लखनऊ में पुलिस ने सस्ते में सोना दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। आरोप के मुताबिक टीचर दंपति ठगी का गिरोह चला रहे थे। पुलिस ने सरकारी टीचर, पति पत्नी और उनके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक ये लोग नकली सोने को असली बताकर ठगी करते थे। आरोपियों से सोने के 10 नकली बिस्किट, सोने की 2 नकली चेन, 8 मोबाइल, अलग अलग कंपनियों के 16 सिम कार्ड बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल आर्टिगा कार को भी जब्त कर लिया है। आज 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। इसमें मोहम्मद अफसर, मोहम्मद अजमल और दानिश फातिमा, इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये लोग एक व्यापारी जो सोने का काम करते हैं, उनको विश्वास में लिया कि मैं कुछ सोना है जो अपना देना चाहता हूं। पहले उनको एक छोटा सा सैंपल दिखाया जो एक्चुअल सोने का था। उसके बाद में इनको 5 लाख में इनका सौदा तय हुआ। इनको व्यापारी ने बुलाया, फिर इनको जो सोना देना था उसको दिया, तो उनको लगा कि ये भारी है, तो उस समय ये छीन कर बैग 5 लाख रुपए लेके भाग गए थे। लखीमपुर खीरी में सदर कोतवाली पुलिस ने अवैध तमंचों के साथ जुआ खिलाने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने रंगीला नगर इलाके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बताया है कि ये गिरोह न सिर्फ जिले में बल्कि पड़ोसी देश नेपाल तक जाकर जुआ खिलाता था। आरोपियों के पास से लाखों की नकदी, अवैध हथियार और जुआ खेलने का सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 4,91,000 रुपए नकद, 2 अवैध पिस्टल और 2 तमंचे, साथ ही 52 ताश के पत्ते और 1 बाइक बरामद की। पुलिस सभी बरामद हथियारों की जांच कर रही है और ये पता लगाने में जुटी है कि ये हथियार कहां से लाए गए। गिरोह के सरगना मोहन समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
मिश्रा, सुनील दीक्षित, प्रेम किशोर, पप्पू, फैजान और अरुण कुमार वर्मा। इनके पास से टोटल 4,91,000 रुपए रिकवर हुए हैं। इन्हीं के पास से 4 तमंचे .315 बोर और 2 पिस्टल .32 बोर और 5 जिंदा कारतूस .315 बोर और 4 कारतूस .32 बोर के रिकवर हुए हैं। 52 ताश के पत्ते और ग्रैंड विटारा व्हीकल और एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल भी इन्हीं के पास से रिकवर की गई है। पूछताछ के क्रम में इनके पास से इलीगल वेपन्स कहाँ से आ रहे हैं उसकी भी जांच की जा रही है और जो लोग भी ऐसे किसी सप्लाई में इन्वॉल्व हैं उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। महाराजगंज पुलिस ने नशे के इंजेक्शन के 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये ड्रग्स तस्कर कार में कुल 5,700 इंजेक्शन लेकर जा रहे थे। बरामद इंजेक्शन की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। ये इंजेक्शन नेपाल में महंगे दाम पर बेचने की तैयारी थी। ये दवाइयां मरीजों के इलाज में काम आती हैं, लेकिन ड्रग्स के रूप में इसका इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा था। $700 वाइल्स प्रतिबंधित ड्रग्स के बरामद हुए। इन ड्रग्स का नाम डायजाफाम, ब्यूनोफिन और प्रोमेथोजीन हाइड्रोक्लोराइड है। इनके 1900 वायल्स बरामद हुए, जिनकी कीमत जो ये लोग ब्लैक में सेल करते थे, कीमत लगभग 9.5 से 10 लाख रुपए के बीच है। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है। इनका नाम राजेंद्र और आदित्य है। ये स्थानीय निवासी हैं और यह लोग एक अन्य व्यक्ति से ये ड्रग्स को लेके आए। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच हुए 3 दिन के सीजफायर से भले ही हालात कुछ हद तक सामान्य होते दिख रहे हों, लेकिन विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों के परिजनों की चिंता कम नहीं हुई है। मुजफ्फरनगर का वैभव पिछले 1 महीने से ईरान के खुर्रम शहर में फंसा हुआ है, जिससे उसके परिवार में चिंता का माहौल है। वैभव की मां और बहन याचना कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल के आवास पर पहुंची और वैभव की सकुशल वापसी के लिए गुहार लगाई। बहन याचना ने बताया कि उसका भाई वैभव मर्चेंट नेवी में कार्यरत है। दिसंबर 2025 में काम के सिलसिले में ईरान गया था। मेरे भाई मर्चेंट नेवी में ईरान पर है, अभी ईरान के शहर में है, क्योंकि अब उनकी मर्चेंट नेवी में जॉब है ना, तो वहाँ पे अपनी सेलिंग पे गए हुए हैं। कब से गए हुए? दिसंबर से। तो दिसंबर 2025 से गए हुए हैं। लास्ट बार कब बात हुई? अभी हमारी 1-2 दिन पहले बस। क्या बात हुई? कि भाई बस उसकी हम हालचाल वगैरह ज़्यादा पूछ पाते हैं, क्योंकि उसमें कॉलिंग का थोड़ा सिस्टम होता है। बस अभी हमारी एम्बेसी से उसकी जो बात हुई थी, बस वो हो पाई थी कि वो जैसे करा हुआ है उन्होंने अरेंजमेंट, पहले अर्मेनिया बाई रोड, फिर उसके बाद अपना वीज़ा वगैरह, उसके बाद यहाँ तक इंडिया तक आने का। तो फिलहाल कहाँ पर फंसे हुए हैं? वे अभी ईरान में ही हैं, अपनी शिप पर ही है। देखिए, अभी एक बेटी हमारी बालिका याचना हमारे पास आई है अपनी माँ के साथ, और उसने बताया कि उनका भाई वैभव वो ईरान के अंदर शिप पर रहे और उस शिप का कोई कॉन्टैक्ट होगा वो नष्ट भी हो गया, जिसके कारण से इससे थोड़ा मुश्किल में है और उसकी कोई मदद किया है। उनका भैया वापस आना चाहिए, तो अभी जिलाधिकारी को हमने फ़ोन किया है और जो दिल्ली में उच्चायोग है उसको भी हम बातचीत करने की कोशिश करें, जो अभी आई है थोड़ी देर पहले। महोबा में उधार में मछली नहीं देने पर बदमाशों ने ससुर और उसकी बहू पर लाठी डंडों से और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। इस मारपीट में ससुर के दोनों हाथ पैर टूट गए, जिन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महोबकांड थाना क्षेत्र की ये वारदात बताई गई। नंदग्राम रैकवार का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने गाँव के कुछ लोगों को उधार में मछली देने से मना कर दिया था। जब वो अपने घर के दरवाजे पर बच्चों के साथ बैठा हुआ था, तभी गाँव के कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। लाठी डंडों से लैस हमलावरों ने उसे इस कदर पीटा कि उसके दोनों हाथ और पैर बुरी तरह टूट गए। बीच बचाव करने आई बहू को भी नहीं बख्शा गया। उसे घर के अंदर से घसीट कर बाहर निकाला और मारपीट की। सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। शोर जब सुनाई दिया तो घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। तालाब का ठेका लेते तो मछली नहीं दी, दारू पी के आते हैं, गाली देते लड़की बेटियों की। तो हमने बोला भाई साहब गाली न मत दे करो। डुकरा को मारा तो फिर हमने बचाने के लिए गई तो मुझे पीछे से लठ मार दिया है, मेरे पैर में लगा तो मैं गिर गई, फिर अंदर से खींच के मारा है। कितने लोग थे? 10-12 लोग हैं।
लखनऊ में सीएम योगी ने नेशनल इंटरवेंशनल काउंसिल 2026 यानी कि एनआईसी का उद्घाटन कर दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अब 81 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं और हेल्थ केयर पर सरकार का फोकस है। इसके अंदर आज से 10 वर्ष पहले गवर्नमेंट के स्तर पर केवल 17 मेडिकल कॉलेजेस केवल संचालित थे। आप याद करिए, आज 25 करोड़ की आबादी यूपी के अंदर निवास करती है। इतनी बड़ी आबादी है लेकिन 17 मेडिकल कॉलेजेस। और आज केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के हम उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर 81 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पे सफलतापूर्वक हो रहा है। हर जिले के अंदर हम लोगों ने आईसीयू का निर्माण किया है। कैथ लैब का भी निर्माण हम लोगों ने बहुत सारे स्थानों पर प्रारंभ किया है। निजी क्षेत्र में भी अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निर्माण हो रहे हैं। हमारे जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस थे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथनिंग करके वहां पे इन सुविधाओं को बढ़ाया है। लखनऊ में एसजीपीजीआई, केजीएमयू और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान के माध्यम से हम लोगों ने टेली कंसल्टेशन के साथ साथ टेली आईसीयू की भी व्यवस्था, वर्चुअल आईसीयू की व्यवस्था अब उन लोगों ने राज्य के अन्य कॉलेजेस के साथ और हॉस्पिटल्स के साथ जोड़ करके सुविधा तेजी के साथ आगे बढ़ाए हैं। यूपी में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी की जो अभी वोटर लिस्ट आई है, जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हारने लगती है तो इंस्टीट्यूशंस के पीछे छुपकर वार करती है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर चुनाव लड़ रही है। वोटर लिस्ट आई है, ये आप मान के चलिए, जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हारने लगती है तो वो इंस्टीट्यूशंस के पीछे छिप करके वॉर करती है। और इस समय इतने एक्सपोज्ड हैं, ईडी के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, इनकम टैक्स के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, सीबीआई के नाम पर एक्सपोज्ड हैं पूरी तरह। तब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के चुनाव लड़ रही है। और उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में लूट हुई थी, डकैती हुई थी, या उससे ऊपर कुछ कहोगे वो हुआ था। यूपी में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। इस पर बीजेपी ने इसका जहां स्वागत किया, वहीं कांग्रेस ने एसआईआर के बहाने बीजेपी को निशाने पर लिया। पहले एसआईआर की फाइनल वोटर ड्रॉप लिस्ट जो है वो आज जारी कर दी गई है एसीआई की तरफ से। अभी मैंने देखा नहीं, आप बता रहे हो, हम तो उसका इंतजार भी कर। देखिए, ये पूरी तरीके से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार, ये मिले हुए हैं और ये लोग मिलकर पूरे सारी चीज़ों को ध्वस्त कर रहे हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भाजपा कहती है, जो मोदी जी कहते हैं, वही चुनाव आयोग करता है। पहले एक बार नाम काटा गया, फिर चलाया गया, फिर नाम जोड़ा गया, तो ये केवल और केवल उनके हिसाब से काम करे। चुनाव आयोग पूरी तरीके से इनके साथ मिला हुआ है। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।